तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। आज हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं 3D मॉडल की वेबसाइट्स पे। और 3D मॉडल की वेबसाइट पे आप भी रोजाना बहुत सारे ऐसे 3D मॉडल्स डाउनलोड करते होंगे। इनमें से कुछ 3D मॉडल्स इतने प्यारे होते हैं कि ये आपको हैरान कर देंगे और आप सोचते होंगे कि इनको आखिर किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक गर्ल का मॉडल है और इसके पीछे यहाँ पे लाइटिंग कितनी अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट की गई है और इसमें जो शाइनिंग है वो कितनी प्यारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको मॉडल्स मिल जाएंगे जिसमें इसका जो टेक्सचर है वो आपको हैरान कर देगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी प्यारी बर्ड यहाँ पे दे रखी है जिसमें जो टेक्सचर है वो इतनी रियलिस्टिक लग रहे हैं। इनमें अगर रिगिंग करके इनको इस्तेमाल करेंगे कि ये बिल्कुल यहाँ पे रियल लगेंगी। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के मेटल्स होते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस्ट्रॉयड यहाँ पे है जो कितना प्यारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस एस्ट्रॉयड में अंदर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लू कलर के अलग अलग तरह के यहाँ पे मेटल इस्तेमाल किए गए हैं जिनकी शाइनिंग बहुत ही प्यारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब सबसे पहला सवाल हमारे मन में और ये उठता है कि आखिर इस तरह के मॉडल्स बनाए कैसे जाते हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपको एक चीज यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल मशीन है बहुत ही पुराने टाइप की जिसको एक बड़े ही अच्छे तरीके से जंग लगे हुए यहाँ पे टेक्सचर दिए गए हैं जिससे बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। लेकिन जब हम कोई भी मॉडल स्टार्टिंग में बनाते हैं तो वो कुछ आपको इस टाइप का यहाँ पे दिखाई देगा और जब हम इसमें कुछ कलर्स और टेक्सचर इस्तेमाल करते हैं तो इस टाइप का वो मॉडल यहाँ पे बन के हमारे पास आ जाएगा। इस मॉडल में अगर हमें जान डालनी है और इसको बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाना है कुछ इस तरीके से तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं शेडर्स का। आइए और भी चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लास में ये जो मेरा सेंटा क्लॉज है वो कितना प्यारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे कार देख सकते हैं इसमें कितनी अच्छी शाइनिंग यहाँ पे आपको दिखाई देगी। स्टार्टिंग में जब हम इस कार को बनाएंगे तो बिल्कुल वो कुछ इस तरीके की यहाँ पे दिखाई देगी आपको। जब हम इसमें कलर यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, टेक्सचर लगा देते हैं यहाँ पे, तो वो कार हमें अपने ब्लेंडर में कुछ इस टाइप की यहाँ पे दिखाई देती है। लेकिन अगर हमें इस कार में जान डालनी है और इस टाइप का रियलिस्टिक बनाना है तो उसके लिए हमें इस्तेमाल करना होता है शेडर्स का। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर ये शेडर्स होते क्या है। तो जैसे ही हम ब्लेंडर के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हमें एक बाय डिफॉल्ट क्यूब मिलेगा और यहाँ पे अगर आप मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एक बाय डिफॉल्ट कलर है वो ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई हो रखा है। कोई भी कलर अगर आपको देखना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इस वाले ऑप्शन में, तभी आप यहाँ पे कलर देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी आप इसमें कोई नया मटेरियल असाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सरफेस का। इसमें सरफेस के ऑप्शन में यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको प्रिंसिपल BSDF यहाँ पे सेलेक्टेड मिलेगा। ये सारी चीजें आपको यहाँ तो मिलेंगी, इसके साथ में अगर आप यहाँ पे शेडिंग में जाएंगे, सबसे पहले जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और नए हैं उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे ब्लेंडर का पूरा कोर्स चल रहा है और अभी तक मैं 47 एपिसोड बना चुका हूँ। अगर आप भी एडवांस लेवल की एनिमेशन और मूवी के VFX में इंटरेस्ट रखते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे के सारे एपिसोड आपको वेब फॉर क्लिक के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो पैनल है इसको ऊपर की तरफ कर लेता हूं यहाँ पे, और अगर मैं शिफ्ट A बटन यहाँ पे दबाऊंगा तो ये सारे के सारे जितने भी नोड मेरे टेक्सचर के हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे और यहीं पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा शेडर का। तो सबसे पहले मैंने इसमें शेडर को उठाया है। शेडर को मैंने इसलिए उठाया है कि बाकी सारी की सारी चीजें इसके आगे पीछे ही चलती हैं और सारे ऑप्शंस को हम वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। शेडर के अलावा यहाँ पे आप टेक्सचर देख सकते हैं, ब्रिक टेक्सचर अगर आपको बनाना है, ईंटों का टेक्सचर, इसके अलावा चेयर का टेक्सचर से लेके एनवायरनमेंट के अलग अलग टाइप के टेक्सचर यहाँ पे मिलेंगे आपको, जिसको हम डिटेल में समझेंगे। आज की हमारी जो वीडियो है वो शेडर के ऊपर है और शेडर पे आप जाके देख सकते हैं कि ये सारे के सारे हमारे यहाँ पे शेडर आपको मिल जाएंगे। अब वापस से चलते हैं अपने लेआउट में। लेआउट में जाके आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो शेडर्स हैं ये सारे के सारे शेडर्स ही आपको वहां पे मिलेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल ये उठता है कि आखिर शेडर होते क्या हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आप अपने जीवन में एक बार भी स्कूल गए होंगे तो आपने प्रकाश के बारे में तो सुना ही होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो भी चीज हमें यहाँ पे दिखाई देती है वो लाइट पड़ने की वजह से हमें दिखाई देती है और लाइट की किरण पड़ने के बाद में उस पे किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, किस तरीके से वो दूसरी दिशा में मुड़ रही हैं, वो हमें बताता है कि ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और इस पे अगर लाइट पड़ती है और इसके बिल्कुल आर पार निकल जाती है तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो हमको ट्रांसपेरेंट दिखाई देती हैं।
एग्जाम्पल के लिए जैसे कि कांच हो गया या फिर पानी हो गया, इस टाइप की चीजों में जो हमारी रोशनी है वो इसके आर पार निकल जाती है। उसी तरीके से जब हमारे किसी ऑब्जेक्ट पे रोशनी पड़ती है और वो टकरा के बिल्कुल उसी दिशा में वापस चली जाती है, तो उसकी जो शाइनिंग है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और उसको हम बोल सकते हैं मिरर, यानी कि जो शीशा हम देखते हैं अपना, जिसमें चेहरा देखते हैं, उस पे रोशनी पड़ के उसी दिशा में, बिल्कुल ठीक उसी दिशा में उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी वजह से शीशे में हमें अपना जो प्रतिबिंब है वो दिखाई देता है। इसके अलावा अगर हमारी जो रोशनी है वो पड़ के थोड़ी सी मुड़ के यहाँ से निकल के जाती है, तब हमें थोड़ी सी चीजें मेटेलिक दिखाई देती हैं, यानी कि जैसे कि हमारा स्टील हो गया, सोना हो गया। तो इस तरीके से हमारे अलग अलग टाइप की जो रोशनी है जो हमारे ऑब्जेक्ट से टकरा के अलग अलग टाइप से हमें चीजों को दिखाती हैं, उसी के लिए बनाए गए हैं हमारे ये शेडर्स। अब वापस से आके हम ब्लेंडर में अगर दोबारा से यहाँ पे अपने सारे शेडर्स को देखेंगे, तो आधे से ज्यादा जितने भी हमारे शेडर्स हैं उसमें आपको BSDF यहाँ पे लगा हुआ दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आधे से ज्यादा जितने हमारे शेडर्स हैं उसमें BSDF यहाँ पे लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये BSDF होता क्या है। BSDF की फुल फॉर्म होती है बाई डायरेक्शनल स्कैटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारा प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ता है तो वो अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। इसी को हम कहते हैं बाई डायरेक्शनल स्कैटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन है बाई डायरेक्शनल, इसका मतलब होता है कि हमारा जो भी प्रकाश सरफेस पे पड़ रहा है वो किस एंगल पे वहां पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। स्कैटरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का हिंदी में मतलब होता है फैलाव, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। किस तरीके से होते हैं आइए समझ लेते हैं। जब हमारा प्रकाश किसी सतह पे पड़ता है तो उस सतह पे उसका कितना एरिया कवर हो रहा है टकराने के लिए, उसको हम कहते हैं स्कैटरिंग। और डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब हमारा प्रकाश पड़ने के बाद में वापस दूसरी दिशाओं में उनको फेंक देता है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जिस सरफेस से वो टकरा रहा है उसके एरिया को हम कहते हैं स्कैटरिंग, वो कितने एरिया को कवर कर रहा है। और उस पे टकराने के बाद जब वो वापस दूसरी जगह पे चला जाता है तो उस एरिया को, जो बाहर का एरिया है, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को, इस पूरे कार्य को हम कहते हैं फंक्शन। तो इस तरीके से बाय डायरेक्शनल स्कैटरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है हमारा, वो प्रकाश को सरफेस से टकराने का एक पूरा प्रोसेस है। अब प्रकाश कितनी तरीके से यहाँ पे टकराएगा और कितनी तरीके से वो रिफ्लेक्ट करेगा, इसके लिए हमें अलग अलग तरह के BSDF दे रखे हैं यहाँ पे। तो चलिए सबसे पहले जितने भी हमारे BSDF हैं इनको हम वन बाय वन यहाँ पे समझ लेते हैं, और बाकी जितने भी हमारी ये चीजें हैं इनको हम बीच बीच में यहाँ पे जैसे जैसे आएंगी उनको समझेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा एनिसोट्रॉपिक BSDF। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कैमरा ले रखा है और इस कैमरे का ऊपरी हिस्सा मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। इसमें अगर आप इसके बटन पे यहाँ पे गौर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बटन में एक अलग टाइप की जो शाइनिंग है वो इसमें आ रही है। अगर मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा तो आप देखेंगे इसमें जो रोशनी है मेरी वो दो डायरेक्शन में यहाँ पे डिवाइड हो रही है ट्राइंगल्स में। एक डायरेक्शन मेरी ये वाली है और दूसरी डायरेक्शन मेरी इधर की साइड है, और ये मेरा जो है बीच में ये दोनों ट्राइंगल्स खाली है। तो एनिसोट्रॉपिक BSDF में क्या होगा कि मेरा जो प्रकाश है वो इस पे यहाँ पे पड़ेगा और दो डायरेक्शन में ये यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। चलिए और अच्छी तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक ब्लैक कलर की CD का एक मॉडल ले रखा है और आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको चारों तरफ घुमा रहा हूँ तो इस तरह की जो शाइनिंग है जिसमें दोनों तरफ मेरा प्रकाश यहाँ पे बट जाता है, उसको हम एनिसोट्रॉपिक BSDF की मदद से बनाते हैं। और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिसमें इस तरह का जो शाइनिंग है वो आपको अलग ही आपको इसमें दिखाई दे जाएगी। तो चलिए चलते हैं ब्लेंडर में और देख लेते हैं किस तरीके से प्रैक्टिकली हम इस शाइनिंग को क्रिएट करते हैं एनिसोट्रॉपिक की मदद से। तो हम आ चुके हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे मैं जो मेरा एनिसोट्रॉपिक BSDF है इसको मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करूंगा आप देखेंगे मेरा जो क्यूब है उसमें हल्की सी इसकी जो शाइनिंग है उसमें चेंज आ गया है। और जैसे ही मैं इसको रेंडर में करता हूं यहाँ पे तो ये इस तरीके की मुझे यहाँ पे दिखाई देगी। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि हम जब भी यहाँ पे एडवांस लेवल पे काम करते हैं तो रेंडर में अगर आप जाएंगे तो EV मोड जो है इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मेरी यहाँ पे काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि लाइट की बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें EV मोड मेरा ये यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर पाता है। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे साइकिल में कन्वर्ट कर देता हूँ।
जैसे ही मैं इसको साइकिल में कन्वर्ट करूंगा, आप देख सकते हैं इस पे जो शाइनिंग वहां पे दिखाई दे रही थी, वो शाइनिंग मुझे अब यहाँ पे इस क्यूब पे दिखाई देने लगी है, और इसका जो ऊपरी हिस्सा होगा उस पे ये मेरी शाइनिंग दिखाई देगी। साइकिल्स में अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक डिनॉइज का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको टिक कर देना है, और इसमें जो मैक्सिमम सैंपल्स हैं इसको मैं यहाँ पे कम कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे 50। इससे क्या होगा, इससे रेंडरिंग थोड़ी सी आपके लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पे नोड जो है उसमें क्योंकि काम कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसको दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लेता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे इसको देखूंगा, और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं बना लेता हूँ अपना शेडर। एन बटन दबा के ये जो विंडो है इसको मैं बंद कर देता हूँ यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं एनिसोट्रॉपिक BSDF मेरा यहाँ पे आ चुका है। अगर आप यहीं पे इसको लेना चाहते हैं तो सिर्फ ए बटन दबाना है आपको। यहाँ शेडर में आपको ये सारे के सारे यहाँ पे शेडर मिल जाएंगे, यहाँ से आप डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं एनिसोट्रॉपिक BSDF इस तरीके से, और ये आपका ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों जगह से आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। मटेरियल में अगर आप जाना चाहते हैं तो मटेरियल में डायरेक्टली भी यहाँ से कर सकते हैं। अब इसमें आपको काफी सारे फंक्शन मिल जाएंगे। रफनेस का मतलब होता है कि अगर आप इसकी शाइनिंग को कम करना चाहते हैं तो रफनेस को जितना आप बढ़ाएंगे इसकी जो शाइनिंग है वो पूरे में फैल जाएगी, और इस तरीके से मेरा ये जो लुक है वो इसका चेंज हो जाएगा। रफनेस को जितना कम करते चले जाएंगे उतना ही वो जो ग्राफ है वो बढ़ता चला जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो चमक है मेरी दोनों तरफ बहुत ही ज्यादा चमकीली होने लगी है। तो रफनेस से हम इसको यहाँ पे दोनों तरफ कंट्रोल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इतना कर देता हूँ यहाँ पे। जितना हमारा ये ब्लैक वाला हिस्सा है इसे हम एनिसोट्रॉपिक की मदद से यहाँ पे कवर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू को 0.5 से 0.9 कर दूंगा तो आप देखेंगे इसमें जो ब्लैक कलर वैल्यू है वो कितनी बढ़ चुकी है, और इसका जो ये वाला पार्ट है वो कितना यहाँ पे कम हो चुका है। फिलहाल इसको मैं यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ वापस। अब ये रोटेशन क्या काम करता है, तो लास्ट का जो मेरा ये रोटेशन का ऑप्शन है, अगर मैं अपनी शाइनिंग को यहाँ पे घुमाना चाहता हूँ चारों तरफ तो मैं इस रोटेशन को सिर्फ यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाऊंगा, और आप देखेंगे क्यूब में मेरी जो रोटेशन है वो यहाँ पे घूमने लगी है। तो रोटेशन की मदद से अपनी जो शाइनिंग है उसको मैं चारों तरफ यहाँ पे घुमा सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप ये जो शाइनिंग है इसको एनिमेट भी करना चाहते हैं तो आप बड़े आसानी से यहाँ पे एनिमेट भी कर सकते हैं। कैसे एनिमेशन करेंगे आइए देख लेते हैं। नोड की मदद से अगर आपको एनिमेशन देनी है तो सिंपली आप अपना कर्सर को पहले 0 पे लाइए। उसके बाद में सबसे पहले मैंने रोटेशन यहाँ पे 0 कर रखा है, और आई बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे मेरा जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। इसका मेरा जो की फ्रेम है वो यहाँ पे बन चुका है। अब मैं ये जो टाइमलाइन है इसको मैं यहाँ पे 40 पे ले आता हूँ, और ये जो रोटेशन है इसको मैं फुल कर देता हूं, यानी इसको मैं अगर खींच के आगे की तरफ करूंगा तो 1 पे ये मेरा फुल हो जाएगा। दोबारा से मैं आई बटन दबाऊंगा तो मेरा दूसरा की फ्रेम यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे की तरफ मुझे यहाँ पे कोई भी की फ्रेम दिखाई नहीं दे रहा है। इसका रीजन ये है कि जब आप नोड को सेलेक्ट करेंगे तभी वो आपको ये की फ्रेम यहाँ पे दिखाई देंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि नोड को सेलेक्ट करने पे ही आपका जो भी की फ्रेम आपने इसमें लगाया है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पे प्ले करके दिखाऊंगा आपको तो मेरा आप क्यूब में यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये जो एनिमेशन है वो क्यूब में किस तरीके से यहाँ पे ये इसको घुमा देगी। तो इस तरीके से कोई भी नोड अगर आपको एनिमेट करना है तो इस तरीके से आई बटन दबा के आप यहाँ पे एनिमेशन कर सकते हैं। फिलहाल ये जो मेरे की फ्रेम है इनको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ और टाइमलाइन को यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्यूब ले रखी है और मैं जैसे ही रोटेशन से इसको घुमाता हूँ तो इस तरीके से मेरा जो शाइनिंग है वो यहाँ पे घूमने लगेगी। लेकिन अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट में ये शाइनिंग को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से करते हैं आइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ पे एक मॉडल देख सकते हैं और इसमें आपको एक सर्कल टाइप की चमक इनमें दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे इस टाइप की चमक और यहाँ पे इस टाइप की अलग टाइप की जो चमक दिखाई दे रही है ये भी हमारी एनिसोट्रॉपिक BSDF की मदद से ही बनाई जाती है। अब इसको यहाँ पे कैसे बनाया गया है चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह पे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक UV स्फेयर। इसको मैं राइट क्लिक लेके स्मूथ कर लेता हूँ, शेड स्मूथ से मेरा थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। और इसमें मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक नया मटेरियल जनरेट कर लूंगा और यहाँ पे प्रिंसिपल BSDF की जगह मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ एनिसोट्रॉपिक BSDF। यहाँ से भी कर सकता हूँ या डायरेक्टली शिफ्ट A बटन दबा के मैं यहाँ पे भी इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया आपने देखा इस पे ये मेरा अप्लाई हो गया और इसमें जो रिफ्लेक्शन है अब मेरा उसी टाइप से आ रहा है जैसा मेरा क्यूब में आ रहा था। इसको अगर मुझे चेंज करना है तो यहाँ पे रोटेशन का जो ऑप्शन है इसकी मदद से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके इसको घुमाऊंगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो एरिया है वो अब यहाँ पे इस टाइप से इसमें आ चुका है।
यहाँ से अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कोई दूसरा कलर भी अपने ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसमें इस टाइप का एक कलर यहाँ पे ले लेता हूँ। तो अभी आपने देखा कि ये जो मेरा यहाँ पे सर्कल टाइप का एक ऑप्शन बन गया, ये बिल्कुल ठीक उसी तरीके से बन के मेरे पास आ चुका है जिस तरीके से मेरा ये यहाँ पे 3D मॉडल्स में आ रहा था। तो ये था हमारा एनिसोट्रॉपिक BSDF। इसको और भी जब हम मॉडलिंग करेंगे तब अलग अलग टाइप की जो शाइनिंग है उनको वहां पे जनरेट करके देखेंगे। फिलहाल आप इसको प्रैक्टिकली जरूर करके देखिएगा ताकि ये चीजें आपको आसानी से समझ में आ सकें। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले BSDF पे चलते हैं। फिर से हम यहाँ पे सरफेस पे क्लिक करेंगे और अपने नेक्स्ट वाले BSDF पे यहाँ पे अगर मैं आपको देखूंगा तो दूसरा हमारा BSDF है यहाँ पे डिफ्यूज BSDF। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे BSDF की तरफ चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सरफेस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं अपना दूसरा BSDF पे आऊंगा, वो है हमारा डिफ्यूज BSDF। डिफ्यूज BSDF को जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, डिफ्यूज नाम का एक मेरा यहाँ पे नोड बन के आ चुका है। इसमें केवल दो ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, कलर का और रफनेस का। तो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ था, इसलिए ये ग्रीन कलर इसमें आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो इसको कोई और भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा इस टाइप का ये कलर बना देता हूँ। यहाँ पे अगर आप इसको चेंज करके देखेंगे रफनेस को, तो यहाँ पे कोई खास असर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। अब चलिए सबसे पहले ये जो डिफ्यूज है ये क्या होता है और कैसे काम करता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो आपको समझाने के लिए मैंने एक इमेज यहाँ पे ले रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा ऊपर का एरिया है वो मेरा पानी में बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्शन में आ रहा है। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऐसे सीन मिल जाएंगे जिसमें हमारा जो ऊपर का एरिया है वो पानी में इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। तो इस पानी के एरिया में बिल्कुल क्लियरली सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चलिए अब दूसरी तस्वीर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो भी मेरा ऊपर का एरिया है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट तो हो रहा है, लेकिन अब ये यहाँ पे क्लियरली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये कितना धुंधला धुंधला इसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत ही प्यारा इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन इस वाली पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ये क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है इसको अगर मैं यहाँ पे धुंधला कर देता हूँ इस टाइप का, तो ये मैंने यहाँ पे इसको डिफ्यूज कर दिया। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो फिर से हम आ गए हैं अपने ब्लेंडर में और यहाँ पे मैंने डिफ्यूज का एक ऑप्शन ले रखा है ऑलरेडी। तो सबसे पहले हमें एक काम करना है कि ये जो साइकिल्स है इसको मैं वापस से अपना ईवी में कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो डिफ्यूज है वो ईवी में भी काम करता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारी साइकिल्स में काम करेंगी। अगर मैं मटेरियल्स में जाऊंगा, अभी मैंने आपको यहाँ पे सबसे पहले एनिसोट्रॉपिक BSDF बताया, वो मेरा सबसे लास्ट वाला जो ग्लोब है इसमें ही आपका यहाँ पे दिखाई देगा उसका इफेक्ट। इस वाले जो मेरा कलर वाला जो ऑप्शन है इसमें ये कभी दिखाई नहीं देगा। तो मेरा जो डिफ्यूज है वो कलर वाले में दिखाई देगा, इसलिए मैंने यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ईवी सेलेक्ट कर लिया है इसको वापस अपने मोड को, और वापस से हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ अगर आप शेडिंग में देखेंगे, शेडिंग में कुछ अजीब तरीके का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है। यही बैकग्राउंड मैं अगर यहाँ पे भी बनाना चाहता हूँ तो ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। आपको सिंपली यहाँ पे ये जो वर्ड ओपेसिटी है इसको हल्का सा आगे की तरफ बढ़ा देना है और ये मेरा यहाँ पे ब्लर हो जाएगा बैकग्राउंड। इसमें जो मैंने बैकग्राउंड ब्लर किया है, ये जो ब्लरनेस है इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खत्म कर देता हूँ और ये जो मेरा वर्ड ओपेसिटी है इसको मैं अच्छी तरीके से बढ़ा देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा पीछे की तरफ एक एनवायरनमेंट बन चुका है जिसकी लाइट मेरे इस ग्लोब पे पड़ रही है। वापस मैं अपने नोड पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये जो BSDF है इसको मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, हटा देता हूँ और अपना एक दूसरा यहाँ पे ले लेता हूँ जिसका नाम है, या मैं डायरेक्टली यहाँ से भी ले सकता हूँ, जिसका नाम है मेरा प्रिंसिपल BSDF। अब मेरे पास में यहाँ पे दो BSDF आ चुके हैं, एक मेरा यहाँ पे डिफ्यूज BSDF है, दूसरा मेरा यहाँ पे है प्रिंसिपल BSDF। अगर यहाँ पे आप गौर करेंगे तो अगर मैं दोनों को एक साथ सरफेस के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करूंगा आप देखेंगे मेरा ये पिछला वाला जो है ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ये मेरा कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको भी यहाँ पे दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा तो ये मेरा पिछला वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा और ये वाला कनेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक नोड के साथ में मैं केवल एक ही BSDF को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, डिफ्यूज और प्रिंसिपल दोनों को अगर मैं यहाँ पे सरफेस के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो डायरेक्टली मैं यहाँ कनेक्ट नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे पास में एक और ऑप्शन मुझे मिलता है जिसका नाम है मेरा ऐड शेडर। तो पहला वाला जो है मेरा ऐड शेडर, इसको मैं जैसे ही कनेक्ट करूंगा आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरे पास में आ जाएगा। अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं इसको तो डायरेक्टली शिफ्ट ए बटन दबाइए, सर्च कीजिए ऐड शेडर, यहाँ से भी आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं।
तो ये मेरा क्या काम करेगा कि मेरे इससे यहाँ पे सरफेस को कनेक्ट कर सकता हूँ एक को, और अगर मुझे इन दोनों को इससे कनेक्ट करना है तो अब बड़ी आसानी से ये दोनों शेडर मेरे यहाँ पे इसके साथ में कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से। फिलहाल के लिए मैं डिफ्यूज को हटा देता हूं और एक ही शेडर मेरा यहाँ पे कनेक्टेड है प्रिंसिपल BSDF। अगर मुझे इसमें चमक लानी है, इसका जो एनवायरनमेंट है इसमें अगर इसको रिफ्लेक्ट कराना है तो उसके लिए मुझे इसको मेटेलिक बनाना पड़ेगा, और मेटेलिक वाला जो ऑप्शन है इसको मैं 0 से 1 कर दूंगा यहाँ पे, और ये जो इसकी रफनेस है इसको मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा, बिल्कुल 0 ले जाऊंगा। तो आप देखेंगे कि इसका जो पिछला एनवायरनमेंट है अब वो इसमें रिफ्लेक्ट होने लगा है, और मेरा मटेरियल में जो भी मेरा इसके चारों तरफ होंगी चीजें वो इसमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेंगी। तो कभी भी अगर आप पानी बनाते हैं या कोई गिलास बनाते हैं तो इस तरीके से बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं। अब एक चीज का आपको इसमें विशेष ध्यान रखना है कि जो भी इसके आसपास का एनवायरनमेंट होगा वो इसमें रिफ्लेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको रेंडर में दिखाने की कोशिश करूंगा तो अभी यहाँ पे चारों तरफ कुछ भी चीज नहीं है, इसलिए ये यहाँ पे मुझे कुछ भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए इसके चारों तरफ कुछ होना चाहिए तभी वो इसमें इसके अंदर रिफ्लेक्ट करेगा। अब आइए डिफ्यूज को जान लेते हैं कि डिफ्यूज कैसे इसमें काम करेगा। अब ये जो मैंने इसमें रिफ्लेक्शन इसमें इस्तेमाल की है, अगर मैं इसकी रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा कम करना चाहता हूं तब मैं यहाँ पे इसमें डिफ्यूज का इस्तेमाल कर सकता हूं। और जैसे ही मैं यहाँ पे इसको डिफ्यूज में यहाँ पे कनेक्ट करूंगा सरफेस के साथ में तो आप देखेंगे अब मेरा जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे कम हो चुका है। कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको व्हाइट रखना चाहते हैं इस तरीके से व्हाइट रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से मैंने इन दोनों को एड शेडर की मदद से इसमें कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद में कुछ इस तरीके का मेरे पास में आउटपुट यहाँ पे आ चुका है। एड शेडर में यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है जिसकी मदद से हम यहाँ पे डिफ्यूज को या प्रिंसिपल को इसमें बढ़ा या घटा सकें, लेकिन अगर आपको इसमें डिफ्यूज वाला जो ऑप्शन है इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पे तो उसके लिए मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, और एड शेडर की तरह ही हमारे पास में एक और यहाँ पे शेडर होता है जिसका नाम होता है हमारा मिक्स शेडर। इसको मैं जैसे यहाँ पे यूज करूंगा तो सबसे नीचे की तरफ मुझे ये दोनों कनेक्ट करने को मिल जाते हैं जो मेरा एड शेडर है उसकी तरीके से। इनको मैं यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ जिससे मेरा जो एड शेडर में एक आउटपुट आ रहा था वो आउटपुट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और अगर मैं इसमें किसी के प्रभाव को कम या ज्यादा करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं डिफ्यूज को बढ़ाना चाहता हूँ, तो डिफ्यूज को मैंने नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे कनेक्ट किया है। इसको मैं जितना आगे की तरफ खींच के बढ़ाऊंगा आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो डिफ्यूजन है वो होता चला जाएगा, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कम हो चुकी है। तो इस तरीके से मेरा जो डिफ्यूज है वो यहाँ पे काम करता है। अगर मैं डिफ्यूजन इसकी कम करना चाहता हूँ तो इसको पीछे की तरफ यहाँ पे खींचूंगा और यहाँ पे इसके डिफ्यूज यानी रिफ्लेक्शन जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। और अगर मैं इसमें कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से जो भी कलर चाहूँ वो यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। तो पानी में, गिलास में या कहीं पे भी अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं डिफ्यूज को तो मिक्स शेडर की मदद से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें देखा आपने किस तरीके से हमारा जो डिफ्यूज है वो यहाँ पे काम करता है। इसको हम जितना चाहें उतना अपना जो मटेरियल है उसका जो रिफ्लेक्शन है उसको हम यहाँ पे कम करते हैं। डिफ्यूज का जो रियलिटी में मीनिंग होता है वो ये होता है कि ये जो प्रकाश इस पे पड़ रहा है चारों तरफ से, जो रिफ्लेक्शन या प्रकाश जो भी पड़ रहा है इस पे, उसको वो फैलाने का काम करता है। जितना इसका डिफ्यूज हम ज्यादा करते चले जाएंगे हमारी लाइट जो भी इस पे पड़ रही होगी वो कम होती चली जाएगी। और छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। शिफ्ट A बटन दबाऊंगा और मंकी ले लेता हूँ, और इस मंकी का अगर मैं फ्रंट यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कुछ इस तरीके का फ्रंट मेरे पास में ये नजर आएगा। अब इसका वो जो सरफेस है इसके ऊपर मेरी ये जो लाइट है यहाँ पे पड़ रही है। तो सबसे पहले मैं इस मंकी में कोई यहाँ पे मटेरियल ले लेता हूँ। यहाँ से भी मैं न्यू पे क्लिक करके मटेरियल बना सकता हूँ या डायरेक्टली जो नोड वाला ऑप्शन है इसमें भी बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूंगा, इस तरीके से मेरा ये मटेरियल बन जाएगा। कोई कलर मैं इसमें यहाँ पे दे देता हूँ इस टाइप से। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ और इसकी जगह पे यहाँ पे ले लेता हूँ मेरा डिफ्यूज वाला ऑप्शन। डिफ्यूज वाला ऑप्शन है तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर कर दूंगा इस तरीके से। तो चलिए लाइट के इफेक्ट को दिखाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि डिफ्यूज का अगर लाइट वाला कभी भी कोई इफेक्ट होता है तो उसको हमेशा साइकिल में ही वो अच्छी तरीके से आपको दिखाई देगा, ईवी में वो कम इफेक्ट करता है। अब मैं यहाँ पे अगर इसकी रफनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ तो आप देखेंगे इसकी जो लाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा हो चुकी है। तो रफनेस को जितना मैं यहाँ पे बढ़ाऊंगा इसकी जो लाइट है उतनी ही कम हो जाएगी, और जितना मैं इस रफनेस को कम कर दूंगा यहाँ पे इसकी जो लाइट है यहाँ पे वो बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा डिफ्यूज जो होता है वो यहाँ पे काम करता है। होप कि आपको डिफ्यूज अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकली अभी हम बहुत सारे मॉडलिंग के काम करेंगे जब हम इसमें डिफ्यूज को अच्छी तरीके से समझेंगे। यहाँ पे अभी आपने देखा कि हमने दो BSDF के बारे में जाना, एनिसोट्रॉपी BSDF और डिफ्यूज BSDF। इसके साथ ही हमने यहाँ पे एड शेडर और मिक्स शेडर को भी यहाँ पे जाना।
तो सबसे पहले हम इसमें सारे जितने भी हमारे BSDF हैं उनको कवर करेंगे और फिर उसके साथ में जो हमारे बचे हुए हैं उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो आज की ये वीडियो काफी लंबी जा रही है, तो आज हमारे जो 2 BSDF हैं, होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, एनिसोट्रॉपी BSDF और डिफ्यूज BSDF। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के BSDF देखेंगे किस तरीके से हम ग्लास को बनाते हैं। यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, एनिसोट्रॉपी हो, डिफ्यूज हो, ग्लास हो या ये ग्लॉसी हो, ये सारे ऑप्शन आपको अलग अलग टाइप के हर एक सॉफ्टवेयर में मिल जाएंगे और हर एक सॉफ्टवेयर में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वो काम करते हैं। इसकी प्रैक्टिस जरूर आप करके देखिए, बिना प्रैक्टिस के आप इसको कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। एक बार अगर आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली तो ये अच्छी तरीके से आपके माइंड में बैठ जाएगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट BSDF के साथ में और नए नए कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.